सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे क्या कोविड की तीसरी वेव बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कोविड के समय में अपने लंग्स को कैसे मजबूत रखें। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। पोस्ट कोविड विटामिन डी है जरूरी। इस साल मार्च में शुरू हुई कोविड की सेकेंड वेव ने बहुत तबाही मचा दी। अब भले ही लगातार केसेस कम होने की खबरें आ रही हों, पर खतरा उतना ही है। ये सिलसिला थमा भी नहीं था कि थर्ड वेव का भी जिक्र हो रहा है। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि थर्ड वेव की चपेट में बच्चे आ सकते हैं। इंडिया स्टैंड में छपी खबर के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 21 अप्रैल के बीच कोविड के 50 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए थे। इसमें 11.5% पेशेंट्स की उम्र पैदा होने से लेकर 20 साल तक की थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले कई ज्यादा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों में ज्यादातर कोविड के माइल्ड केसेस देखे गए हैं। सिवियर केसेस में भी इलाज मुमकिन रहा है। इस वेव के दौरान भी ये लगातार कहा जा रहा था कि बच्चों में होने वाले लक्षण बड़ों से अलग हैं। अब क्या है वो लक्षण? क्या थर्ड वेव बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है? और बच्चों को वैक्सीन लगना कब शुरू होगी? ऐसे कई सवाल आपने हमसे पूछे हैं। हमने इन सारे सवालों की लिस्ट बनाई और पूछा एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बच्चों में कोविड लकीली अपन ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादातर केसेस में एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अभी तक की स्टडीज में ऐसा देखने में आया है कि जहाँ पे बड़े और जितना इन्फेक्शन रेट बड़ों में है उतना ही बच्चों में है। ये सीरोलॉजिकल स्टडी के द्वारा पता चला है कि 25 से 30% अगर बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उतने ही एडल्ट्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन चूंकि बच्चों में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं या बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इस कारण से हमको उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। कुछ सिम्टम्स तो कॉमन है, जैसे कि बड़ों में जो होते हैं सर्दी, खांसी, गले में दर्द, बुखार, बदन दर्द, चक्कर, ये तो कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें जीआई सिम्टम्स मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं। अगर आपके बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, तो ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। बच्चे का टेस्ट अगर आपने करवाया है, जो कि बड़ों की तरह से ही होता है, नेज़ोफेरेंजियल स्वाब लेकर, और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहला काम आपको जो करना है कि वो तो ये है कि आइसोलेशन कोशिश करें। बच्चे को टोटली आइसोलेट करना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन बच्चे के पास जब भी जाएं, मास्क, फेस कवर, फेस शील्ड का यूज करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। बच्चे के लिए अगर हो सके तो घर का कोई एक कमरा अलग कर दें जहाँ पे उसको रखा जाए, और सिंपली 1 या 2 लोग ही उसके साथ उसकी सेवा के लिए जाएं और आएं, और उस समय भी सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। प्लस डॉक्टरों के द्वारा बताई हुई दवाइयाँ टाइम टू टाइम से दें। कुछ चीज़ों की मॉनिटरिंग भी ज़रूरी होती है, जैसे हमें देखना है क्या बच्चे का बुखार उसको 100 के ऊपर जा रहा है, क्या बुखार लगातार 3 दिन से ज़्यादा रह रहा है, या फिर हमें ये भी मॉनिटरिंग करनी है कि क्या बच्चे का सैचुरेशन 94 के नीचे तो नहीं जा रहा। तो एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीट्री डिवाइस होता है। अगर आपका बच्चा पॉजिटिव आता है, आजकल बहुत जगहों पे कई सेवी संस्थाएं हैं जो इसको रेंट के बेस पे देती हैं, तो वो भी वहां से भी लिया जा सकता है और परचेज भी किया जा सकता है, जो कि 1,500 से 3,000 रुपए की रेंज में आज की डेट में मिल रहा है। तो उसका पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन जरूर नजर रखें, बुखार पे नजर रखें। अगर बच्चा किसी भी तरीके से सुस्त होता दिखे, या उसको किसी भी तरीके की छाती में भारीपन बताए, या सांस लेने में दिक्कत बताए, या लगातार उल्टी और दस्त बने रहें, और या फिर बच्चा खाना पीना बंद कर दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस तरह के बच्चे को फिर आगे भर्ती करके इलाज की जरूरत होती है। कि अभी कोविड से रिलेटेड बहुत कम डाटा हमारे पास है, और कोविड को आए हुए अभी करीब 1.5-2 साल ही हो रहे हैं, 1.5 साल ही करीब हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा डाटा नहीं है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के ऊपर। लेकिन कुछ जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं वो बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्लिनिकल साइड इफेक्ट्स, दूसरा साइकोलॉजिकल या
साइकेट्रिक साइड इफेक्ट्स। तो चूंकि बच्चों में ज्यादातर सिम्टम्स नहीं होते हैं, ज्यादातर बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या बहुत ही माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहते हैं। 90% ऑफ द बच्चों में कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम आते हैं, जो कि 7 से 10 दिन में बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन अभी देखा जा रहा है बच्चे के ठीक होने के 2 से 6 हफ्ते के बाद, जिसे हम कहते हैं MIS-C सिंड्रोम। MIS-C सिंड्रोम का मतलब होता है मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, MIS-C। ये 2 से 6 हफ्ते के बाद होता है। और इस सिंड्रोम में होता ये है कि शरीर की खुद की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी हमारी जो इम्यूनिटी होती है, वो अनरेगुलेटेड हो जाती है और बॉडी के ऑर्गन्स के अगेंस्ट ही काम करने लगती है। लेकिन अगर समय रहते इसको पहचान लिया जाए तो इससे भी बच्चे को बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस क्योंकि 2 से 6 हफ्ते के बाद होते हैं और कई बार इनको समझने में थोड़ी भूल चूक हो जाती है, तो अगर आपके बच्चे को कोई भी सिम्टम आ रहा है 2 से 6 हफ्ते के बाद, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है, ये MIS-C हो सकता है। दूसरे कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे हैं बच्चों में या अडल्ट पीडियाट्रिक कोविड के पेशेंट्स में भी, वो ये हैं जो कि मानसिक तौर पे हैं, अकेलापन, थोड़ा घबराहट, बेचैनी, है ना, इस तरह के सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं। 2 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको तो मास्क पहना के रखना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि उनको ये चीज समझाना और उसकी महत्व बताना मुश्किल होता है। लेकिन 2 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको आप ट्रेन करके, समझा करके, प्रॉपर मास्क लगाने का तरीका बताकर उनको ट्रेन किया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है और इस तरह से उनमें भी मास्क और कोविड बिहेवियर डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा बड़ों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों को भी अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर सिखाना हम सबकी ही जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे में खुद में तो सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन वो एक स्प्रेडर्स की तरह एक्ट करते हैं, वो सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं। और चूंकि कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो बड़ों में ज्यादा गंभीर होते हैं, तो जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे अक्सर उनके पास खेलते हैं और अगर बच्चे को सिम्टम्स हैं या बच्चे को सिम्टम नहीं भी हैं और उसके अंदर कोविड का इन्फेक्शन है, तो वो बहुत आसानी से बड़ों में ट्रांसफर हो जाता है, खासकर जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें, और उनके लिए ये घातक साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को भी मास्क पहनाएं। बहुत छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल से छोटे बच्चे जो हैं, अगर वो मास्क लगाने में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो फेस शील्ड, छोटे बच्चों के हिसाब से फेस शील्ड भी आजकल मिलने लगे हैं, तो वो फेस शील्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। विदेशी कई कंपनियों को US FDA से इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है और जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, जिसको हम डिफाइन करते हैं 18 साल से छोटी एज ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको पीडियाट्रिक एज ग्रुप में लिया जाता है। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप को भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे 12 साल से 18 साल की एक एज ग्रुप है, 6 साल से लेकर 12 साल की दूसरी एज ग्रुप है और 2 साल से लेकर 5 साल तक की तीसरी एज ग्रुप है और 6 महीने से लेकर के 2 साल की एक चौथी एज ग्रुप है। तो जो पहले 18 साल है उसको, जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, उसको भी इस तरह के 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो विदेशों में कुछ कंपनीज को, जैसे फाइजर की वैक्सीन FDA से अप्रूवल मिला है वैक्सीनेशन करने के लिए, लेकिन वो अभी 12 साल से ऊपर वालों के लिए मिला हुआ है। 12 साल से नीचे के लिए भी अभी अप्रूवल के लिए चल रहा है, कई के ट्रायल्स भी चल रहे हैं। एक इंडियन वैक्सीन को भी अप्रूवल की परमिशन मिल गई है और पहले फेज में वो करीब लगभग 500 चिल्ड्रन को एनरोल करके वैक्सीनेशन का स्टडी करने का उनका है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में किसी भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने की, वो होती है कि उसका डोज क्वांटिफिकेशन। डोज क्वांटिफिकेशन मतलब एडल्ट का जो डोज होता है उसी डोज में दिया जाए या फिर उसको 3 डिवाइडेड डोज में किया जाता है, मतलब एडल्ट का हाफ डोज और एडल्ट का 1/4 डोज। तो बहुत सारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में सिर्फ 1/4 डोज से ही काम बन जाता है। बहुत सारे कुछ पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हाफ डोज देना होता है और जो 12 साल से ऊपर वाले होते हैं कई बार उनको फुल डोज देने होते हैं। ये किस डोज पे वैक्सीन अपना प्रॉपर इफेक्ट करेगा और कम से कम डोज में वैक्सीन का इफेक्ट आ जाएगा बच्चों में, ये जानना ही बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको एक बार इंट्रोड्यूस करने के पहले। तो ऑलरेडी इंडिया की एक वैक्सीन को परमिशन मिल गई है, मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में उनका ट्रायल पूरा हो जाएगा। इस तरह का पुराना एक्सपीरियंस रहा है पैंडेमिक्स का, उसमें कई पीक्स आती हैं, किसी में 2, किसी में 3, 4, 5 और कई बार तो ये पैंडेमिक्स 4 साल 5 साल तक भी चलते हैं।
तो उन एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हमको ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, लेकिन वो थर्ड वेव सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करेगी, ऐसा अभी भी डाटा या कोई ऐसा स्टडी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि वो थर्ड वेव जो है वो सिर्फ बच्चों को ही अफेक्ट करेगी। वो बच्चों और बड़ों को जैसे कि पहले कर रही थी वैसे ही करने की उम्मीद है, ये जरूर है। और एक ये भी जो एक तरह का माहौल बन रहा है कि क्या वो बच्चों को अब सीवियर तरीके से इन्फेक्ट करेगी और गंभीर तरीके से इन्फेक्ट करेगी, इसकी भी अभी तक बहुत स्टडी नहीं है या डाटा हमारे पास नहीं है कि क्या वो सिर्फ बच्चों में होगा या और क्या बच्चों को बहुत गंभीर तरीके से इन्फेक्ट करेगा। तो लेकिन जैसे कि अभी तक का जो डाटा है उसमें बड़े और बच्चे दोनों बराबर से इन्फेक्ट हो रहे हैं। बच्चों में फॉर्चुनेटली सिम्टोमेटिक कम रहे हैं, माइल्ड केसेस ही रहे हैं, बहुत कम बच्चों को आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ी है। तो ऐसा ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी जो बीमारी है वो जब या तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ इन्फेक्ट कर दे तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है और धीरे धीरे वो बीमारी गायब हो जाती है, या फिर एक बहुत छोटे फॉर्म में वो फिर परसिस्ट करती रहती है, जिसे हम कहते हैं एंडेमिसिटी हो जाती है कि वो उसके बीच बीच में केसेस आते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमें थर्ड वेव से बचना है तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखना। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हैंड वॉशिंग, हाइजीन और पब्लिक डोमेन में कैसे हमें जाना है आना है इसका ध्यान रखना। तो थर्ड वेव से बचने का जो सबसे कारगर हथियार अगर हमारे पास होगा वो वैक्सीन के अलावा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही होगा। उम्मीद है डॉक्टर साहब की बात सुनकर आपको थोड़ी राहत मिली होगी। डॉक्टर्स के साथ साथ सरकार भी यही कह रही है कि थर्ड वेव बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, इसका कोई सबूत नहीं है, पर जरूरी है कि आप खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, सारे नियमों का पालन करें, कोई भी लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कोविड के समय में अपनी लंग्स मजबूत रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर सिगरेट पीते हैं तो अब इसे हाथ भी मत लगाइए। एक्सरसाइज जितना आपके शरीर के लिए जरूरी है उतना ही आपके लंग्स के लिए भी जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपका दिल तेजी से धड़कता है और आपके लंग्स तेजी से काम करते हैं। इस समय आपके शरीर को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि वो ऑक्सीजन मांसपेशियों तक पहुंच सके। ऐसे में आपके लंग्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस ऑक्सीजन की पूर्ति करनी होती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। एक्सरसाइज के दौरान आपकी ब्रीदिंग 1 मिनट में 15 बार से बढ़कर 40 से 60 हो जाती है, यानी आपका रेस्पिरेटरी रेट। इसलिए एरोबिक एक्सरसाइजेस करने की सलाह दी जाती है। इस तरीके की एक्सरसाइज आपके लंग्स के लिए सबसे ज्यादा सही होती है। आपकी पसलियों के बीच में पाई जाने वाली मांसपेशियां जो है वो भी सिकुड़ती हैं और फिर खुलती हैं। ऐसे में लंग्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे पाउचेस जल्दी जल्दी काम करते हैं। इसके अलावा जरूरी है कि आप इन्फेक्शन से बच कर रहें, हाथ लगातार धोते रहें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, हरी सब्जियां और फल खाएं। साल में एक बार फ्लू की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा है तो निमोनिया की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। पोस्ट कोविड डाइट में विटामिन डी काफी जरूरी है। अगर आप सुबह उठकर धूप नहीं ले पा रहे हैं 15 मिनट तो ऐसा खाना खाइए जिससे आपको विटामिन डी मिले। अगर आप वेज खाते हैं तो मशरूम खाएं क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन डी वेज खाने में मशरूम के अंदर होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा और मछली भी खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।